मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपका अध्याय 4 की समरी पढ़नी है। हम लोग समरी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या उन्होंने अध्याय 4 में दिया था पढ़ने के लिए, उसकी समरी बनाए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कर लें। पहला है, हमने क्या चर्चा किया, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़े। कह रहे हैं कि बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। बिंदु क्या होता है? एक स्थिति निर्धारित करता है। मतलब यह जाए, जैसे मान लीजिए यह हो गया, क्या हो गया? यह एक स्थिति निर्धारित करता है कि इस बिंदु यहाँ पर है। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। क्या हो गया? ये दो स्थितियाँ हो गई। इनको जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है? एक सरल रेखा बनती है। इसके विषय में भी हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग ए बी, रेखा ए बी से अथवा बी ए, दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु है और एक बिंदु यह है। इसको हम लोग कई तरीके से मिला सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बिंदु रेखा होती है वो क्या होती है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा होती है। क्या होती है? सीधी सरल रेखा होती है। इसको हम लोग वक्र से भी मिला सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन मिलाने के लिए किसी भी प्रकार से मिलाया जा सकता है, लेकिन इन दो बिंदुओं को ए और बी को मिलाने वाली जो सीधी और सरल रेखा होगी, इन दोनों के बीच में जो मिलाएगी, वह सबसे छोटी रेखा होती है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं ए बी, उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, रेखा ए बी हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए। चाहे आप इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। फिर क्या है? जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे ए बी से व्यक्त किया जाता है। इसे कभी कभी एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ, अब ये कह रहे हैं, जैसे यह मान लीजिए एक रेखाखंड है ए और बी, और जब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो क्या है? यह भी एक रेखा हमको मिलेगी और इसको हम लोग चाहे रेखा ए बी कहें, चाहे इसे एल से भी दर्शाया जाता है। एल से भी दर्शाया जाता है। फिर ये कह रहे हैं, चौथा है, दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो सीधी सरल रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जैसे मान लीजिए एक सरल सीधी रेखा ये हुई, दूसरी सरल रेखा ये हुई। इसको हम लोग नाम रख दें ए बी। यह रेखा ए बी है, इसको हम लोग नाम रख दें सी डी। इसको रेखा ए बी हम कहेंगे और इसको सी डी कहेंगे, चाहे बी ए और डी सी कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ काट रही हैं? इसको हम लोग मान ले रहे हैं ओ। इस बिंदु पर काट रही हैं
तो इसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, ठीक ना, उसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है। पांचवा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती हैं तो उसे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बड़ी अच्छी बात। ये हम लोगों को बतला रहे हैं कि दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये हो गई, ठीक। अब कहिए कि आगे जा कर के वो काट रही है, यदि कहीं काट रही है तो ये समांतर नहीं होगी। समांतर रेखाओं का विशेष गुण यह होता है कि उनके बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव एक ही बनी रहती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अतः दो सरल रेखाएं यदि एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कहीं नहीं काटती हैं, तो क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। जैसे ए बी हुआ, यह सी और डी हुआ, तो ये क्या हुआ? इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी हुई है। क्या है? हमेशा दूरी बराबर बनी हुई है। अतः ये क्या है? रेखा। ये समांतर रेखा हुई। फिर है किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता जाता है। अच्छी बात। अभी हम लोगों को बतला रहे हैं कि किरण रेखा का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए यह किरण है, ठीक, ये किरण हो गई हम लोगों की, यह एक रेखा का भाग है अथवा रेखा इसका एक भाग है। यह मान लीजिए ए है, यह बी है, यह और ऐसे चला जा रहा है। तो यह कहाँ तक चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह अनंत तक जा सकता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए रेखा गणित पढ़ने के लिए कुछ दूरी तक ही खींचते हैं। अतः किरण का अंत नहीं है। किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के, ए से प्रारंभ होकर के एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधा या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। देखिए वक्र के विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें कह रहे हैं कि वक्र क्या है? वक्र सीधा भी हो सकता है, वक्र टेढ़ा भी हो सकता है। ये खुला वक्र हो गया, यह सीधी रेखा खुला वक्र का उदाहरण है। एक बंद वक्र जो है ये मान लीजिए हम लोगों का गोला हो गया। दूसरा जो है ऐसे करके इसको भी हम लोग मिला देंगे, वह भी एक बंद वक्र है। क्या है? मतलब वक्र एक सीधी रेखा भी हो सकती है, यह भी हो सकती है। बंद दो प्रकार का होता है, एक खुला वक्र और दूसरा बंद वक्र, ठीक। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र, यह सरल वक्र हो गया, ठीक। अथवा यह भी वक्र सरल है क्योंकि किसको काट नहीं रहा है, सिंपल कर्व कहलाता है। एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों उसको बंद वक्र कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अन्यथा उसे खुली वक्र कहते हैं। रेखा खंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। अब इसके बाद वक्र के बाद उन्होंने बहुभुज की चर्चा किया था इस अध्याय में। तो बहुभुज मतलब
बहुभुज मतलब बहुभुज वह है जो कई भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो। वक्र बहुभुज जो है एक बंद वक्र होता है जो कई भुजाओं से कई सीधी सरल रेखाओं से कई सरल रेखाओं से बना होता है। वक्र कई भुजाओं से कई सीधी भुजाओं से बना हुआ घिरा हुआ एक बंद वक्र है, उसको कहते हैं बहुभुज। और सबसे छोटा बहुभुज जो है 3 भुजाओं से बनता है। यह त्रिभुज जो है सबसे छोटा वक्र है, इसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कही जाती हैं। ठीक, कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। ये कह रहे हैं एक बहुभुज जिसकी 2 आसन्न भुजाएं हों, ये उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हों, जैसे ये ए हुआ, यह बी हुआ, यह सी हुआ। यह इसको मैं मिला दीजिए तो यहाँ पर ए बी और ये बी सी कहाँ मिल रहे हैं? ये बी पर। तो बी क्या है? इनका उभयनिष्ठ बिंदु है और ये आसन्न भुजाएं हैं। क्या हो गई? ये आसन्न भुजाएं कही जाएगी ए बी और बी सी। 2 भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल त्रिभुज ही न लेकर के, ये हो गया ए बी सी और डी। अब ये जहाँ मिलती हैं भुजाएं, कहाँ मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं भुजाएं, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं और यहाँ मिल रही हैं। ये चारों बिंदु जो है शीर्ष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? शीर्ष कहे जाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न बिंदु कहे जाते हैं, आसन्न शीर्ष कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह है डी सी पर जो है एक यहाँ बिंदु मिल रही है भुजाएं, एक यहाँ मिल रही हैं। तो ये दोनों बिंदु डी और सी क्या हो जाएंगे? आसन्न शीर्ष हो जाएंगे, इसलिए कि एक ही भुजा के दोनों तरफ निर्भर हैं, बने हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे शीर्ष जो आसन्न शीर्ष नहीं न हों। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4। आसन्न शीर्ष इसमें क्या हैं? यह डी सी है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, ए डी है। अब देखिए ये आसन्न बिंदु हो गए। अब इसके बाद यह आसन्न बिंदु नहीं, यह शीर्ष, इसको मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। इसको भी जब हम लोग मिलाएंगे तो ये भी विकर्ण कहा जाएगा। ठीक ना? ये भी एक विकर्ण है, यह भी एक विकर्ण है। मतलब इस आसन्न शीर्ष को छोड़ करके जो सामने वाला शीर्ष है उसको जब हम लोग मिलाते हैं जिस रेखा से, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से एक कोण बनता है। अब कोण पर आ गए। त्रिभुज पढ़े थे, बहुभुज पढ़े थे, अब हम लोग कोण पढ़े थे। ये कह रहे हैं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु वाली 2 किरणों से
मान लीजिए एक किरण ऐसे जाती है, एक किरण ऐसे जाती है, ठीक ना। और यह इनका मान लीजिए ओ उभयनिष्ठ बिंदु है, यह ए है, यह बी है। क्या है? ए है और बी है। तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस किरण के लिए भी, इस किरण के लिए भी उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ है। तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक कोण बनाती हैं और यही हमारा कोण होता है, ठीक ना। फिर क्या है? दो किरणें ओ ए ओ बी, दो किरणें ओ ए ओ बी कोण ए ओ बी बनाती हैं। इसे हम लोग कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं। कोण से संबंधित तीन क्षेत्र हैं, कोण पर, कोण के अभ्यंतर और कोण के बहिर्भाग। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, त्रिभुज बना दे रहा हूँ, तो एक तो कोण पर होगा, चाहे इसकी रेखा पर होगा कहीं भी, तो यह इस पर, यह कोण पर कह रहे हैं। इसके भीतर कोई बिंदु होगा तो उसको अभ्यंतर बिंदु, और इसके बाहर कहीं भी होगा यह बहिर्भाग, बहिर्बिंदु कहा जाता है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ये बता दिया गया है आप लोगों को। चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज होता है, ठीक, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। इसको शीर्ष के एक क्रम के अनुसार नामांकित करना चाहिए, शीर्ष के एक क्रम के अनुसार। जैसे यह ए बी सी डी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी, एक क्रम है। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, चतुर्भुज ए बी और फिर यहाँ हम लोग डी लिख दें और फिर सी लिख दें, क्योंकि कोई क्रम नहीं बन रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्रम नहीं बन रहा है भाई। ए बी, इसके बाद सी आएगा तब डी आएगा। अथवा आप लिखिए ए डी सी बी, अथवा आप लिखिए इसको बी ए डी सी, अथवा लिखिए आप इसको बी सी डी ए। मतलब एक क्रम हो, चक्री क्रम हो। ऐसा ना हो कि ए यहाँ बी ए फिर सी डी आप लिखे, नहीं। यदि बी ए लिखे तो डी सी कीजिए, ठीक ना। चाहे यह क्रम रखिए, चाहे आप यह क्रम रखिए, मतलब एक क्रम में होना चाहिए। कोण ए कोण बी आसन्न कोण है, ऐसे ही आसन्न कोण के तीन अन्य युग्म होंगे ही। फिर है 14वां, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित स्थान से समान दूरी पर चारों तरफ बनाया गया गोला क्या कहलाता है? बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से, ये मान लीजिए यह निश्चित बिंदु हो गया, हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। चक्कर लगाते 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 हम लोग आकर के यहाँ मिल गए, तो ये क्या हो गया? यह एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ मिले, इसकी हर जगह से दूरी बराबर है। क्यों? क्योंकि यह निश्चित दूरी से ये दूरी पर रह करके चक्कर लगाया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। निश्चित दूरी, समान दूरी वाली चीज़ जो है इसको क्या कहते हैं? यह त्रिज्या होती है। वृत्त की यह त्रिज्या होती है। तथा
वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी उसकी परिधि कही जाती है। इसको हम लोग जो चल रहे हैं या इसको परिधि कहते हैं। फिर वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कही जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप इसको मिलाते हैं तो इस रेखा को, इसको नहीं, इस रेखा को आप जीवा कहेंगे, इसको आप वृत्तखंड कहेंगे। यह पूरा वृत्तखंड है। ठीक, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, यह हमारी जीवा है। जो केंद्र से होकर जाएगी जीवा, मतलब उसको दो भागों में वृत्त को बांटेगी। यह वृत्त का व्यास कहा जाता है। व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त का व्यास वृत्त के त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्तखंड हो गया। फिर चाप की बात कर रहे हैं। चाप भी मैं बता चुका हूँ आपको। वृत्त के एक व्यास के दोनों बिंदु वृत्त को दो भागों में बराबर बराबर बांटते हैं। इस प्रकार यह समरी हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगी हो यह व्याख्या तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।